दर्शन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं हूं विवेक राही और आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। अभी तक हमने मैट्रिक्स सीखा है, ठीक है। और मैट्रिक्स में हमने एक फॉर्म देखी थी जिसके अंदर एक रेक्टेंगल बना रहता था, उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे रहते थे। तो डिटर्मिनेंट भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। डिटर्मिनेंट भी कुछ वैसा ही होता है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है? डिटर्मिनेंट के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है, मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट है तो उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और जो मैट्रिक्स होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। मतलब अगर आप मैट्रिक्स को सॉल्व करते जाएंगे तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही आपका आंसर देगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, ठीक है। अब जिसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, ठीक। सपोज एक मैट्रिक्स है, ये मैंने एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पर, ठीक है। 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक। अब इसके कुछ एलिमेंट है A B C D, ये कुछ एलिमेंट्स है इसके, ठीक है। अभी ये मैट्रिक्स है, अगर मेरे को इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मेरे लिए बड़ा सिंपल है इसको निकालना। मैं क्या करता हूं, ये मैट्रिक्स का फॉर्म है। डिटर्मिनेंट के लिए हम दो आड़े, है ना, दो खड़े डंडे, हम क्या कौन से डंडे लेते हैं? दो खड़े डंडे, आड़े डंडे नहीं, खड़े डंडे, ठीक है। इस तरह से दो खड़े डंडे ऐसे लगा देते हैं तो ये क्या बन गया? आपका डिटर्मिनेंट बन गया। तो इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्या होती है वो? A इंटू डी AD माइनस B इंटू C BC, ठीक। ये इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, तो क्या सर जितने भी मैट्रिक्स है उनको हम डिटर्मिनेंट करके सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अब जैसे आप बोलोगे कि सर एक मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने। अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, ये क्या है? 3x2 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, वो 2x2 के हो सकते हैं, वो 3x3 के हो सकते हैं, वो 4x4 के हो सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उनका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालना मतलब उनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो यही होता क्या है? डिटर्मिनेंट होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इनको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ पता होना चाहिए। एक पता होना चाहिए आपको माइनर, और एक होना चाहिए आपको क्या? कोफैक्टर्स, ठीक है। तो माइनर क्या होता है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो निकलना समझना क्या होगा? इजी रहेगा। A11, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूं, ये लीजिए, आप सही है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से मैट्रिक्स हटा के, क्योंकि अब हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो हम मैट्रिक्स का साइन नहीं लेंगे, हम डिटर्मिनेंट का साइन लेने वाले हैं। वो क्या होता है? ऐसे दो खड़े डंडे, ठीक है। तो हमने क्या किया? ऐसे दो खड़े डंडे ले लिए। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? माइनर्स। तो माइनस होते क्या हैं? जैसे मान लेते हैं हम M11, मतलब A11 का माइनर मुझे निकालना है। तो माइनर कुछ नहीं होता है, आप वो A11 वाला कॉलम और A11 वाली रो छोड़ दीजिए, और जो आपके पास एलिमेंट्स वाला एक नया डिटर्मिनेंट दिख रहा है वो लिख लीजिए। A22 A23 A32 A33, ठीक। तो ये होता है बच्चों माइनर। माइनर कैलकुलेट करना इजी है, अभी बताया जैसे कि मैंने। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ, देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या होगा? ये A22 इंटू A
3 माइनस A23 और A32 ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, माइनर। अब आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो, है ना। सपोज मान लो मुझे इसका माइनर निकालना है 32 का, तो A32 का माइनर निकालना है ना, मुझे A32 का माइनर निकालना है। तो माइनर ऑफ 32 यहाँ पे देखिए। अब 32 वाला क्या छोड़ना है मुझे, 32 वाले में मुझे यहाँ पर इसका कॉलम छोड़ दीजिए और ये वाली रो को छोड़ दीजिए, है ना। ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए। आपके एलिमेंट क्या बच गए, A11 A13 A21 A23, है ना। अब इसको सॉल्व करना काफ़ी इजी है ना। जैसे ये सॉल्व किया था सेम ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। A11 A23 माइनस A13 और A21, ठीक। आंसर निकाल लेंगे और ये आपका सॉल्यूशन हो गया है ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने निकाल ली है। तो ये हो गई बात किसकी, माइनर की। अब मैं बात करता हूँ किसकी, कोफैक्टर की। सपोज मान लीजिए मैंने C11 कैलकुलेट करना है ना, C11 कैलकुलेट करना है, मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है जो फर्स्ट लोकेशन पे। तो मैं क्या करूँगा, -1 की पावर, ये 1 लोकेशन का है, 1 + 1 लिखेंगे और इसके बाद आ जाएगा इसका क्या, माइनर। क्लियर। अब मैं कोई सा भी आप एलिमेंट ले लीजिए, उसका आपको कोफैक्टर निकालना है। सपोज मान लो A23 का कोफैक्टर निकालना है मुझे, A23 का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। इसको इरेज करके C लिख दें हम। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, तो C23, ठीक है। तो 23 निकालना है, तो -1 की पावर 2 + 3 और माइनर किसका निकाल लेंगे, A23 का। और माइनर 23 का निकालना आसान है, सीख लिया ना हमने, अभी सीखा कैसे निकालते हैं। तो 23 का माइनर क्या होने वाला है, ये वाला कॉलम गया, ये रो गई, तो A11 A33 A31 और A13। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। काफ़ी इजी है, सिंपल है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम कैलकुलेट करके देखते हैं अब इनकी वैल्यूज़ को। मैं कुछ डिटर्मिनेंट की ले रहा हूँ, है ना। जैसे हम 1 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ये देखिए, ये A है, ये 1 का, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, A11 ही रहेगी, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये ऑर्डर 1 में एक ही एलिमेंट रहेगा, है ना, मतलब एक रो एक कॉलम ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन ऑर्डर 2 की। तो ऑर्डर 2 में ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो A11 A12 A21 A22, ठीक। अब ये क्या हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम इजीली इसका क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। क्या करेंगे हम, A11 का मल्टीप्लाई A12 में, ये लिखा, A21 का मल्टीप्लाई A12 में, ये लिखा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, है ना। चलिए हम 3 × 3 पे चलते हैं। तो 3 × 3 को समझने की कोशिश करते हैं। जो माइनर कोफैक्टर बताए हैं मैंने, वो इसीलिए बताए कि आप 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5 बड़े जो मैट्रिक्स है उनका डिटर्मिनेंट निकाल सकें। चलिए तो शुरू करते हैं हम। सपोज ये हमको जनरल फॉर्म दिया हुआ है A, और इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का जो फंडा होता है वो ये होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एक रो या एक कॉलम कोई सा भी ले लीजिए आप, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कोई सा भी कॉलम ले लीजिए। एक रो या एक कॉलम को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो वैल्यू निकलती है वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। आपको पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप एक रो या एक कॉलम को सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है ना, दिमाग में आएगा कि अब सॉल्व कैसे करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, ये 1 दिख रहा है, ये ले लिया आपने A11, ठीक, और इसका क्या ले लिया आपने, कोफैक्टर, प्लस कोई सी भी रो ले लो। अभी मैं फिलहाल के लिए फर्स्ट रो ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो भी मेरा आंसर निकलेगा। आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। फिर A12, तो 12 का कोफैक्टर A13,
3 और A13 का कोफैक्टर, ये सब इनटू में है। ये प्रोडक्ट किया है मैंने उस पर्टिकुलर एलिमेंट का उसके कोफैक्टर से, एलिमेंट का कोफैक्टर से, फिर मैंने इसका क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। चलिए मैं इसको फर्दर सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या होगा, जैसे ये A11 तो है ही, अब C11 का क्या कोफैक्टर निकालना है। तो आपको मैंने बताया था -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर 1, ठीक, प्लस A12 इंटू -1 की पावर 1 + 2 1 + 2, ठीक है, ये 2 है ना, 2 है, 1 + 2 क्योंकि 1 2 लोकेशन पे ना एक फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, 1 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2, है ना, A12 का माइनर। ऐसे ही हम यहाँ पर A13 लिखेंगे और C13 मतलब -1 की पावर 1 + 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 1 3, ठीक है, माइनर ऑफ 1 3 एलिमेंट, A13 एलिमेंट। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब माइनर कैसे निकालें, तो माइनर निकालना भी सिखा चुका हूँ आपको मैं। A11 वैसा रहा इंटू -1 की पावर 1 + 1 मतलब 2 और नेगेटिव का स्क्वायर, अगर नेगेटिव कोई नंबर है उसका स्क्वायर इवन पावर है तो वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हमको नेगेटिव साइन हट जाएगा, है ना। अब हमें ये तो हो गया कि आपका -1 की पावर 2 मतलब -1 इंटू -1 दैट इज 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम माइनर को सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनर को सॉल्व कर लेते हैं। तो A11 का माइनर क्या है, ये गया, तो 2 2 और A22 इंटू A22 इंटू A33 और A32 इंटू माइनस करेंगे, ठीक है, A32 इंटू A23, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, -1 की पावर 1 + 2, ठीक, 1 + 2 क्या होता है, ऑड है, तो क्या फेंकेगा बाहर, नेगेटिव, तो उस माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया, ये मेरा A12 रहा। अब मैं क्या लिख दूंगा, माइनर ऑफ A12 एलिमेंट। अब ये A12 एलिमेंट है, इसका माइनर निकालना है, तो ये गया और ये गया और ये गया, तो क्या आया, A21 इंटू A33, तो ये क्या होगा, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, A23 इंटू A31 प्लस ये वैसे ही रहा। फिर अब देखा -1 की पावर 4 इवन पॉजिटिव आएगा, तो उसको टेंशन ही छोड़ दो, A13 पहले ही लिख दो, ये मैंने लिख दिया A13, ठीक। अब माइनर निकाल लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 13, है ना, 13 एलिमेंट दिख रहा है, ये वाला, मतलब इसको काटा, बच क्या गया ये, तो A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, A22 इंटू A31। बस अब आपको पता ही है, नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आप कैसा भी मैट्रिक्स हो, मतलब 4x4 का हो, 5x5 का, 6x6 का, आप कैसा भी मैट्रिक्स हो उसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इस मेथड का यूज करके कि कैसे हम डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने क्या बोला, आप क्या करिए, ए का मुझे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर देखिए मैं कोई सी भी रो और कोई सा भी कॉलम ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट रो ले रहा हूँ, मेरे को सामने वही दिखती है जनरली, तो मैं उसी को लेता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सवाल इजी हो और आपका आंसर यूं आ जाए चुटकियों में, अगर आप ऐसा चाहते हो कि जो आपका क्वेश्चन मैट्रिक्स दिया उसका डिटरमिनेंट निकालना और इजीली निकल जाए, तो आपको करना क्या है, आपको वो रो वो कॉलम ही चूज करना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ जीरोज हो, जिसमें जीरो की संख्याएं ज़्यादा हो, है ना। हो सकता है यहाँ पे 0 0 होता, तो मैं यहाँ पर कौन सी रो लेता, थर्ड रो लेता, क्योंकि क्या होता है उसमें आपको पता ही है कि जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो इनटू में क्या होते हैं एलिमेंट, जब 0 इनटू में आ जाएगा तो वो सबको क्या कर देंगे 0। तो आपको सॉल्व किसके लिए करना है, सिर्फ इस 1 के लिए 0 सॉल्व करना है, क्योंकि अगर ये 0 है तो अब यहाँ पे तो कुछ 0 है ही नहीं,
है ना। आप दिख रहा है सारे एलिमेंट, तो आप कोई सा भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए मैं फर्स्ट रो ले रहा हूँ, तो फर्स्ट रो सॉल्व करना है, तो ये 1 ये एलिमेंट हो गया। अब मुझे क्या लेना है इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर मुझे पता है ये पॉजिटिव होता है, 1 1 है तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव, छोड़ दीजिए, ये गया 2 इंटू 1 2 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब मुझे पता है अगला एलिमेंट क्या है 1 3 1 2 1 2 क्या होता है ऑड, तो ये माइनस एलिमेंट है 2, सॉल्व करेंगे, ये गया 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, है ना, प्लस आएगा, आप समझ ही गए होंगे आप। तो ये गया और ये वाला रो गया, तो 3 1 जा 3 -2, है ना, 2 1 जा 2, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये हो गया 2 में से माइनस गया 1 1 इंटू 1 1 माइनस 3 में से 1 गया 2 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे 1 बचा +3, ठीक है, और 3 + 1 4, मतलब आंसर क्या हो गया 0, है ना, हो गया, सॉल्व करना आ गया, है ना, सिंपल है, ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे आगे, आप देखेंगे मजा आएगा। चलिए चलते हैं। तो इसके बाद हमको प्रॉपर्टी डिस्कस करना है बच्चों। विदाउट प्रॉपर्टी अच्छे क्वेश्चन बनते ही नहीं है। मैट्रिक्स के अंदर ये एक है कि आपको प्रॉपर्टी अगर आती है तो जो एग्जामिनर होगा, जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, वो इस तरह से सेट करता है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लगा के उसको ईजी कर सकते हो। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है सवाल, है ना, तो हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एक एक करके। तो ये है पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज इनटू रो, है ना, मतलब वही ट्रांसपोज निकालते आए हो ना आप, अगर ट्रांसपोज भी निकाल लोगे, ट्रांसपोज निकाल के भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लोगे आप, और बिना ट्रांसपोज के जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो उस दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है ना। जैसे कि आप देखें यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ये लिखा है 1 2 3, तो 1 2 3 इधर है, 3 2 1 तो 3 2 1 इधर है, 2 3 1 तो 2 3 1 इधर है। अब इन दोनों की जो वैल्यू निकल के आती है वो आएगी बच्चों सेम, ठीक है, करके देख सकते हो आप, ठीक है, करके देख लेना, कोई बात नहीं, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस प्रॉपर्टी पे, ये बोलती है इफ टू एडजेसेंट रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, कोई भी दो रो ले लीजिए या दो कॉलम ले लीजिए, उसको आपस में बदल दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए A11 A12 A13 और यहाँ पर A21 A22 A23, तो हमने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया, इस वाली को ऊपर लेगा, इसको नीचे लेगा, ये देखो, देखिए 1 1 1 2 ये नीचे आ गया, तो उसको आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक माइनस साइन लगा देना, ये देखिए एक माइनस साइन लगा देना, ये लगा दिया, है ना। ऐसे ही सेम एग्जांपल ये भी है, यहाँ भी हमने क्या किया है, इसके रो को कॉलम में या इसके कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक माइनस साइन लगा देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा प्रॉपर्टी बोलती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। ये रही आपके सामने नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ एनी टू रोज और कॉलम, कोई भी दो रो या कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, सेम है बिल्कुल हूबहू, देखो इधर यहाँ पर ध्यान से, ये देखिए ये और ये सेम है। अगर ऐसा कुछ भी दिख जाए, कोई भी दो रो या दो कॉलम कहीं भी हो सेम हो जाए, उसका आंसर 0 होता है। क्या होता है उसका आंसर, 0 होता है। तो बिना आंख मूंझ के भाई निकालने की झंझट ही नहीं है, आपको सॉल्व ही नहीं करना उसका डिटर्मिनेंट, है ना, आप तो 0 मार देना, है ना। और डिटर्मिनेंट में क्या होता है, मैक्सिमम जो सवाल होते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं, जब आप सॉल्व करेंगे आपके एनसीईआरटी तो आप देखेंगे 0 आता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, ज़्यादातर मोस्टली, है ना, ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 0 ही रहे, मोस्टली ऐसे केसेस में आप देखेंगे, तो सॉल्व करना तो ज़रूरी है। चलिए चलते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा आई होप। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने ये रही, है ना। अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम में, कोई भी रो है कोई भी कॉलम है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है,
ठीक है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो आप उसको कॉमन ले सकते हो, या उस डिटर्मिनेंट के बाहर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, कोई डिटर्मिनेंट है और उसके बाहर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ तो आप उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो मल्टीप्लिकेशन किसी भी रो किसी भी कॉलम में आप कर सकते हो, एक रो में करना या एक कॉलम में, पूरे में मत कर देना जैसा कि मैट्रिक्स में करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो मैट्रिक्स नहीं है, वो क्या है अब डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक रो में या एक कॉलम में आप उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर वो बाहर लिखा है। ऐसे ही हम कॉमन आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये के दिख रहा है, ये के को कॉमन ले लिया, देखो पूरे में नहीं था, सिर्फ एक रो में था, ये कॉमन आ गया। एक एग्जांपल भी देखिए यहाँ पर 2 4 6, तो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 को बाहर निकाल लिया, है ना, ठीक है, चलें, ओके। यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शनल कोई भी चीज़ दूसरे के है तो उसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है ना, क्या हटती है, प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर मैं ये के को यहाँ बाहर निकालूँ, दोनों रो क्या हो रही हैं, एक दूसरे के सेम हो रही हैं। और हमने पहले ही एक प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि कोई अगर क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर है कोई भी, है ना, तो उसका आंसर क्या होता है 0। तो इसको हम 0 कर देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा आपको कि ये 0 हो रही है ना। जब हमने देखा अरे यार इसको 2 कॉमन कर दो, क्योंकि यहाँ 2 4 6 से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 जैसे ही कॉमन आया देखा अरे 1 2 3 1 2 3 सेम है, और हम तो ये पढ़ चुके हैं कि इस तरह से सेम होता है तो आंसर क्या होता है 0 होता है, बस तो आंसर 0 हो गया। चलिए यहाँ चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक रो के अंदर हमने कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करते हैं, एक्सपांड कर सकते हो। कैसे एक्सपांड करोगे, एक नई डिटर्मिनेंट बना लीजिए। देखिए एक डिटर्मिनेंट तो ये वाले एलिमेंट को लेके बन जाएगी, ये नए एलिमेंट्स को लेकर, इनको सेम रखिए और इन एलिमेंट्स को लेके एक डिटर्मिनेंट बना दीजिए। अब ये कांस्टेंट जो है वो प्लस करके, तो यहाँ भी प्लस करिए और दूसरा एक मैट्रिक्स बना दीजिए इनसे लेकर, किनसे, ये जो दिख रहा है आपको कांस्टेंट, इनसे लेकर ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो और इस तरह से ऐड भी कर सकते हो। अगर ऐसा दिख रहा है आपको तो ऐसे ऐड करके ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक एग्जाम्पल नीचे भी आपके सामने लिखा हुआ है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है वो भी देख लेते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के एंड देन एडेड टू सबट्रैक्ट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है ना। अब मैंने क्या किया इसके अंदर, एक रो कोई सी भी ले ली, कोई सी भी रो आप ले लीजिए, उस रो में के का मल्टीप्लाई करके उस जैसे कि इसको चेंज करना है, इसको चेंज कर दूंगा मैं, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जैसे ये देखिए ये रो है ना। अब इस रो में मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है ना। मेरा सॉल्यूशन तभी होगा जब मैं ऐसा करूँगा, इस तरह से क्वेश्चन सेट किया गया है। तो उसमें कंडीशन में करूँगा क्या, इसमें कोई कांस्टेंट के मैंने मल्टीप्लाई किया, ये देखिए, अब वो कोई भी हो सकता है पर सेम होना चाहिए, और उसको मैं क्या करूँ, कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दूँ इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें ऐड कर दूँ, और ये देखिए नया मैट्रिक्स ऐसे करके तैयार हो गया ये आपके सामने। तो ये वैल्यू भी सेम रहने वाली है ना। आप क्लियर हुआ, ओके। चलिए तो ये देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी देख लीजिए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 देन इट्स वैल्यू इज 0। देखिए कोई भी रो है, कोई भी कॉलम है, जैसे मान लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 9 -8 5 3 0 0 0, ओके। अब इसमें क्या है, एक रो 0 है, तो इसका आंसर 0 ही है,
बिना सोचे समझे आप ज़ीरो कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे यानी रो को सॉल्व करोगे तो आंसर ज़ीरो ही आने वाला है। आपको खुद पता है एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है और फिर सम होता है, तो जब ज़ीरो ही एलिमेंट है और बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो सम भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर ज़ीरो होता है। तो प्रॉपर्टी यही बोलती है ना। तो अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो और कोई भी रो या कॉलम ज़ीरो आ जाती है या है, तो आप उसका आंसर ज़ीरो कर सकते हो। आ जाती है मतलब अभी हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे, तो ऑपरेशन जब आप पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेशन से हम ऐसा कर सकते हैं। तो हालांकि बाद में पढ़ेंगे, चलिए जब पढ़ेंगे तब बताऊँगा। अभी तो यहाँ देखते हैं, हम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारे सवाल जो हैं वो ईजिली हम सॉल्व कर सकें। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ये तो हम पढ़ चुके हैं और हमें पता है, ठीक, पर यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी लगाई गई है, तो वो देख लेते हैं कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट विद द कोफैक्टर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एक डिटर्मिनेंट है ना, A11, A12, A13, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है बच्चों, ज़ीरो हो गई है। क्या हो गई है, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रही आपकी लास्ट प्रॉपर्टी। आई होप लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है। तो यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ n क्रॉस n इक्वल टू डेल। हाँ, ये बता देता हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट को हम इससे डेल से डिनोट करते हैं हमेशा। डेल का ये नोटेशन, इसका मतलब ही होता है क्या, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन इसको हम क्या बोल सकते हैं, पूरे को डेल बोल सकते हैं, बस यही बता रही है। तो ये तो इसका सॉल्यूशन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल बोल सकते हैं, दैट्स इट। आगे चलते हैं, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर फंक्शंस दिए हुए हैं, है ना। तो अगर आप इस डिटर्मिनेंट डेल का जो साइन है डेल एक्स, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है, एक्स की वैल्यूज डली हुई हैं अंदर, जो भी फंक्शंस डले हुए हैं, इक्वेशंस हो सकती हैं कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे समेशन वाला नोटेशन लगा देता हूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो आपको इसको पूरे डिटर्मिनेंट के अंदर भी चेंज करना है। मतलब जहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ भी ये चेंज करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर एक पाई का साइन है ना, ये भी पाई का, ये समेशन को दिखाता है या प्रोडक्ट को दिखाता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट वाला होता है ना, आपने देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो आगे अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐसे आप देखने वाले हैं, है ना। घबराना नहीं है ऐसे नोटेशन देखकर, अगर आप समझ जाते हो तो यही बहुत इजी लगते हैं। तो क्या किया यहाँ पे, ये जो नोटेशन है, ये पाई का नोटेशन सब जगह आ गया, ये आ गया, है ना। जैसे यहाँ किया था, जहाँ जहाँ फंक्शन है, अब ये कांस्टेंट वैल्यू है ABC, तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं। कांस्टेंट में कहाँ, कोई वेरिएबल है ही नहीं, x है ही नहीं, जहाँ x है वहीं तो लगाएंगे ना। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये रही एक और प्रॉपर्टी। क्लियर है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं आपके सामने यहाँ क्लियर कर दूँ। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, इन डिटर्मिनेंट। अब ये डेल वाला साइन आपको याद हो गया, इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट है जिसमें एलिमेंट से आई जे वाला नोटेशन भी आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके हो, है ना। आई मतलब क्या बताता है, आई किसकी लोकेशन, रो की लोकेशन, और जे कॉलम की लोकेशन। तो डेल इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, वो तो दिख रहा है ना यहाँ पे, आप ये किसका है, n क्रॉस n ऑर्डर का है। देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ए आई जे वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज डेल टू द पावर n-1। ठीक है, तो इसका जो कोफैक्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल की पावर n-1 होने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी ही अच्छी खासी है, ध्यान से देख लीजिए। प्रॉपर्टी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली हमने डिटरमिनेंट की, अब वहाँ से क्या निकल के आए रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ये पॉइंट्स जो हैं वो रिजल्ट्स हैं। क्लियर है, अगर ये डेल है, ठीक है, और ये इसका ए आई जे है, तो कोई मैट्रिक्स ए आई जे वाली,
उसका जो डिटर्मिनेंट रहेगा, है ना, जो डिटर्मिनेंट है, तो जहाँ पर जो ए आई जे है वो क्या रहेगा, ए आई जे का कोफैक्टर रहेगा, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, डेल की पावर n माइनस 1 रहने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर, इफ a इज इक्वल्स टू b प्लस सी, कोई a डिटर्मिनेंट है वो b डिटर्मिनेंट प्लस c डिटर्मिनेंट के बराबर है, ऐसा, तो इसको हम नोटेशन इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। देन इट इज़ नॉट नेसेसरी द डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस डिटर्मिनेंट c बराबर, है ना, कोई a है वो b प्लस c के बराबर है मान लेते, लेकिन उनका अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। ये सेकंड प्रॉपर्टी बताओ, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है, इफ़ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, है ना, n ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो इस कांस्टेंट को आप बाहर निकालना चाहते हो तो आप इस कांस्टेंट k को बाहर निकाल लीजिए, लेकिन क्या कर दीजिए, पावर में n भी डाल दीजिए, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, n, ऑर्डर n है, इसलिए पावर में मैंने n डाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इफ a b एंड c आर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ith रो ऑफ a इज इक्वल टू द सम ऑफ ith रो ऑफ b and c and remaining rows of a, b and c are same, then determinant of a is equal to determinant of b plus determinant of c। ठीक है, सिंपल है ये तो। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ये थोड़ा सा आया इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, होल कर सकते हो, डिटर्मिनेंट पहले निकाल लो और होल पावर n करोगे तो भी आंसर सेम आने वाला है ना। या तो a जो मैट्रिक्स है ना, उसकी पावर n कर लो, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, या फिर डिटर्मिनेंट निकाल के पावर n कर दीजिए तो भी आंसर सेम आने वाला है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, है ना, क्योंकि पता है a इनवर्स है तो पलट जाएगा। ओके, इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज डेल इज अनचेंज, अगर रो और कॉलम को आप चेंज करोगे, मतलब ट्रांसपोज निकाल के भी डिटर्मिनेंट निकालना चाहोगे ना, तो वैल्यू सेम होती है। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है ना, हमने अलग से याद कर रहे हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, बच्चों ये देखिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्योंकि b का ट्रांसपोज भी इक्वल होता है b के, तो ये भी इसके बराबर हो गया, तो ये सब आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।